प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल से आचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ इतिहास विषय की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की गतिविधियों के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें अनेक धाराएं प्रवाहित हुई हैं, अनेक विचारधाराओं का उसमें योगदान रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस की 1885 में जब स्थापना हुई और वहाँ से लेकर 1905 तक का जो 20 साल का युग है वह उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। जब राष्ट्रीय नेताओं की मांगें बहुत विनम्र होती थी, वो सरकार से कुछ सुधारों की, कुछ मांगों की विनम्र प्रार्थना करते थे और उसे भिक्षावृत्ति काल भी कहा जाता है। उसके बाद उग्रवादियों का युग शुरू हुआ, जिन्होंने अपने अधिकारों की मांग के लिए कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और स्वदेशी और राष्ट्रभाषा आदि, राष्ट्र शिक्षा आदि आंदोलन उन्होंने चलाए और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल आदि उनके प्रमुख नेता थे। और जैसा कि आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानते हो कि जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, तो उनकी विचारधारा उग्र थी और वो उग्रवादी युग कहलाया। लेकिन एक तीसरी धारा भी थी इसमें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, और वह थी क्रांतिकारियों की। क्रांतिकारी काफ़ी उग्र थे और उन्होंने जो है हिंसा के माध्यम से भी आज़ादी पाना निर्धारित किया था। यानी लक्ष्य सबका एक ही था, देश की आज़ादी, लेकिन सबके साधन अलग अलग थे। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने बुरी तरह जो है कुचल दिया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून पास किए थे जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक दिया गया था। उनके अनेक नेता जेल में डाल दिए गए और जो शेष बचे थे वह भूमिगत हो गए या इधर उधर बिखर गए। लेकिन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने के लिए सद्भावनापूर्ण माहौल बनाने की ज़रूरत थी और इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1920 के शुरू में क्रांतिकारी आतंकवादियों को आम माफ़ी के तहत जेल से रिहा कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और गांधी जी, CR दास व अन्य नेताओं की अपील पर जेल से रिहा क्रांतिकारी आतंकवादियों ने आतंकवाद का क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। इनमें से ज़्यादातर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया गया और इससे इन उत्साही युवकों को बड़ा धक्का लगा। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जन आंदोलन की आंधी में उत्साहित होकर जिन युवकों ने अपनी पढ़ाई लिखाई और बहुत सारों ने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया था, वे अब ये महसूस कर रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उनमें से बहुतों ने तो राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना, सवाल या निशान लगाना शुरू कर दिया था। अहिंसक आंदोलन की विचारधारा से उनका विश्वास उठने लगा और किसी विकल्प की तलाश होने लगी। स्वराज्यों के संसदीय संघर्ष और इनके विरोधी नो चेंजर्स यानी गांधीवादी रणनीति में किसी तरीके के परिवर्तन की विरोधी के रचनात्मक कार्य भी इन युवकों को आकर्षित नहीं कर सके। इनमें से अधिकांश ने भी मान लिया था कि सिर्फ हिंसात्मक तरीके से ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। धीरे धीरे क्रांतिकारी आतंकवाद की भी दो धाराएं विद्यार्थियों विकसित हुई, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा दूसरी बंगाल में। ये दोनों धाराएं सामाजिक बदलाव से उपजी नई सामाजिक शक्तियों से प्रभावित हुई। इनमें से एक था प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजा मजदूर संगठन। क्रांतियों को इस वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता का अंदाजा था। दूसरी बड़ी प्रभावकारी घटना थी रूसी क्रांति। भारत के युवा क्रांतिकारियों के लिए घटना बड़ी प्रेरणादायक थी और वे नए समाजवादी रूस तथा उसके सत्तारूढ़ दल बोल्शेविक पार्टी से मदद लेने के भी इच्छुक थे। तीसरी जो प्रभावकारी घटना थी वह थी नए साम्यवादी समूह का उभरना, जो मार्क्सवाद, समाजवाद और सर्वहारा वर्ग के सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे। रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंदर सान्याल ये इस पुराने क्रांतिकारी थे जो उत्तर भारत में क्रांतिकारी संगठन चला रहे थे। सचिंदर सान्याल की किताब बंदी जीवन तो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक ही बन गई थी।
शुरुआत में 1924 के अक्टूबर माह में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इस संगठन का उद्देश्य यह था कि सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांति करने की ज़रूरत थी और क्रांति के लिए उन्हें धन की ज़रूरत थी और इसीलिए उन्होंने सरकारी खजाने को लूटने का योजना बनाई और इसी संदर्भ में काकोरी कांड हुआ 1925 में, जब एक रेल से सरकारी खजाने को लूट लिया गया। लेकिन सरकारी मशीनरी काफ़ी शक्तिशाली थी और बहुत सारे विश्वासघात करने वाले लोग भी थे हमारे यहाँ पर। उसका परिणाम विद्यार्थियों ये निकला कि काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी इसमें शामिल थे उनमें से बहुत सौ को पकड़ लिया गया और इनमें से 17 को तो लंबी सजाएं सुनाई गई और इसमें 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, जिसमें अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह लाहिड़ी और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। साथ ही 4 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और उन्हें अंडमान भेज दिया गया और साथ ही 17 अन्य लोग जो थे उन्हें लंबी लंबी सजाएं सुनाई गई। इन्हीं में शामिल चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से जो है फरार हो गए। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के लिए जो काकोरी कांड था वह एक बड़ा आघात जरूर था, पर ऐसा नहीं जो क्रांतिकारी आंदोलन के लिए मौत साबित हो। उल्टे क्रांतिकारी संघर्ष के लिए और भी युवा तैयार हो गए। उत्तर प्रदेश में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर तथा पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को फिर से संगठित करने का काम शुरू किया। साथ ही ये युवा समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आते जा रहे थे। आगे चलकर 9 और 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में उत्तर भारत के युवा क्रांतिकारियों की एक बैठक हुई। युवा क्रांतिकारियों ने सामूहिक नेतृत्व को स्वीकारा और समाजवाद की स्थापना करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी संक्षेप में हम पढ़ें HSRA रखा गया। क्रांतिकारी युवा व्यक्तिगत आतंकवाद और हत्या की राजनीति छोड़कर धीरे धीरे संगठित कार्यवाही में विश्वास करने लगे थे। पर 30 अक्टूबर यानी आज ही के दिन 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसका नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठीचार्ज और उसके कुछ दिनों बाद उनकी मौत ने युवा क्रांतिकारियों को एक बार फिर व्यक्तिगत आतंकवाद और हत्या की राह पकड़ने को मजबूर कर दिया। युवा क्रांतिकारियों ने शेरे पंजाब के नाम से मशहूर इस महान नेता की हत्या को अपने पौरुष के लिए चुनौती समझा और उसे स्वीकार किया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वालों में से एक पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। हत्या के बाद HSRA की तरफ से पोस्टर लगाए गए जिन पर लिखा था, लाखों लोगों के चहेते नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था। इसका बदला लेना भारतीय युवकों का कर्तव्य था। सॉन्डर्स की हत्या का हमें दुख है, पर वह उस अमानवीय और अन्यायी व्यवस्था का एक अंग था जिसे नष्ट करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेतृत्व में जनता को ये समझाने का निर्णय किया कि उसका उद्देश्य अब बदल गया है। वह जन क्रांति में विश्वास रखता है। सरकार इस समय जनता, विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से 2 विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास कराने की तैयारी में थी। इसके प्रति विरोध जताने के लिए भगत सिंह और BK दत्त को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का काम सौंपा गया।
बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि सत्ता के बहरे कानों में विरोध की आवाज़ पहुंचाना था। ये कोई खतरनाक बम नहीं था, एक मामूली बम था। इन लोगों ने सदन के भीतर जो पर्चे फेंके उनमें लिखा था, बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। बम फेंकने का उद्देश्य अपनी गिरफ्तारी देना और अदालत को अपनी विचारधारा के प्रचार का माध्यम बनाना था, जिससे जनता उनके विचारों और राजनीतिक दर्शन को जान सके। यानी आम जनता तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए क्रांतिकारियों ने ये माध्यम चुना था। वे किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन गिरफ्तार होकर फिर मुकदमे के दौरान अदालत में अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। भगत सिंह और बी.के. दत्त पर इस बम कांड में मुकदमा चला। बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों पर अनेक षड्यंत्रों में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चला। युवा क्रांति अदालत में जो बयान देते वे अगले दिन अखबारों में छपते, पूरे देश में उनका प्रचार होता। अपने सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध, निडर एवं दुस्साहसी ये युवा क्रांतिकारी रोज अदालत में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए प्रवेश करते थे। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद के नारे अदालत में गूंजते थे। युवा क्रांतिकारी गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और साथ ही मेरा रंग दे बसंती चोला। बेड़ियों में जकड़े इन युवा बलिदानियों के नारे और गीत जनता को झकझोर गए। अहिंसक आंदोलन में विश्वास रखने वाले भी अब इन क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति रखने लगे थे। भगत सिंह का नाम हर जुबान पर आ गया। मार्च 1931 में भगत सिंह की फांसी की खबर सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। हजारों आंखें बहुत रोईं, घरों में चूल्हा नहीं जला, बच्चे स्कूल नहीं गए, दूर दराज के गांवों को भी उदासी डस गई थी। जेल में क्रांतिकारियों के लंबे अनशन से भी भारतीय जनता बहुत क्षुब्ध थी और उद्वेलित थी। ये क्रांतिकारी जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार के लिए अनशन कर रहे थे। इन लोगों की यह भी मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी माना जाए, अपराधी नहीं। इन हड़ताली क्रांतिकारी बंदियों के साथ पूरा देश था। पूरे देश में इनके प्रति समर्थन की एक लहर आ गई। अनशन के 64वें दिन 13 सितंबर को यतीन दास की मृत्यु हो गई। मौत की खबर सुनकर पूरा देश रोया। उनका पार्थिव शरीर एक ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता ले जाया गया। हर स्टेशन पर हजारों लोग इस महान क्रांतिकारी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा थे। कलकत्ता में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए 6 लाख लोगों की भीड़ जमा हुई। 2 मील लंबी शव यात्रा में तिल धरने तक की जगह नहीं थी। लाहौर षड्यंत्र व ऐसे ही अन्य मामलों में अनेक क्रांतिकारियों की लंबी सजाएं दी गई। अनेक लोगों को अंडमान भेज दिया गया। और जैसा कि अभी हमने बात की कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी के तख्ते पर ये नौजवान क्रांति गा रहे थे, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, खुशबुए वतन आएगी। तो विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा, तो अभी मैंने आपको बताया भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह जो हैं उनका विचारधारा क्या थी, किस तरीके के वो थे। आमतौर पर हम मान लेते हैं कि वो हिंसा करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके द्वारा बस सॉन्डर्स की एक हत्या की गई और उसकी भी वजह बहुत बड़ी थी कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी सॉन्डर्स ने लाठियों से पीटकर हत्या कर दी थी। तो इसकी वरना उनकी जो ये विचारधारा ऐसी थी कि वो पूंजीवाद के विरोधी थे और आम सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित करने का उनका उद्देश्य था। तो हम वापस लौटे भगत सिंह की तरफ, तो हम देखें कि उनका दर्शन क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। या आप लोग युवा हैं और विद्यार्थी हैं, तो निश्चित तौर पर आप जानें कि हमारे देश के युवा आज़ादी के आंदोलन में उनकी क्या नीतियाँ रही, क्या विचारधाराएं उनकी रही। तो हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया गया था, तो उसका राजनीतिक संगठन जो था क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन संपूर्ण उत्तरी भारत में कर रहा था। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। उनका विचार था कि एक नए सितारे के जन्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। इसकी शाखा के रूप में नौजवान भारत सभा कार्यरत था।
भगत सिंह के विचार में क्रांति बम व पिस्तौल की संस्कृति नहीं थी, बल्कि संपूर्ण परिवर्तन का दर्शन थी। वह भारतीय व विदेशी पूंजीवाद, यानी न केवल विदेशी पूंजीवाद बल्कि भारतीय पूंजीवाद को समाप्त कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। उनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। पंजाब असेंबली में उनके द्वारा फेंके गए बम का उद्देश्य शोषक साम्राज्यवादियों को सचेत करना व चेतावनी देना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का उद्देश्य भारत में विदेशी शासन का अंत कर प्रजातांत्रिक, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था कायम करना था। इसके लिए उन्होंने किसान, मजदूर एवं युवा वर्ग को संगठित कर अपनी गतिविधियों का संचालन किया। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल इत्यादि इसके प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन का लक्ष्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत की आज़ादी प्राप्त कर समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। 1928-30 के वामपंथी क्रांतिकारी आंदोलनों से भयभीत होकर कांग्रेस ने भी दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। मार्च 1930 में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए सविनय आंदोलन छेड़ा गया। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी थे, खासतौर पर हमने बात की भगत सिंह की, तो बहुत कम उम्र की आयु में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, आज़ादी को लक्ष्य के पाने के लिए अपने पूरे जीवन को के ऊपर जो है न्यौछावर कर दिया। निश्चित तौर पर आज हमारा देश आज़ाद है विद्यार्थियों, लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये जो आज़ादी मिली है वो किन लोगों के बलिदानों से प्राप्त हुई है। तो भगत सिंह उसमें से एक प्रमुख युवा थे जिनका उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना तो था ही, लेकिन साथ ही वो एक ऐसे वर्ग को सत्ता सौंपना चाहते थे जो किसानों को, मजदूरों के, आम जनता के फायदे के लिए काम करे और साथ ही लोकतांत्रिक भी हो, समाजवादी भी हो और धर्मनिरपेक्ष भी हो। यानी सभी धर्मों को सम्मान से वे देखा करते थे, यही उनका दर्शन था। सिर्फ हत्या करना उनका कोई मकसद नहीं था। तो हम उनके जीवन से कुछ सीख पाएँ और नए भारत के विकास के लिए हम आप मिलकर कुछ कर पाएँ, तो यही हमारे उन महान क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।